बिहार विशेष से रिलेटेड देखेंगे। जो आने वाला बीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से रिलेटेड जो सीरीज चल रहा है उसका तीसरा सीरीज है। तो आइए इससे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुछ यहाँ पर प्रश्न थोड़ा धुंधला दिखेगा लेकिन उसका हम सही सही यहाँ पे उच्चारण करेंगे। 26 में देखेंगे, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था। तो ये जो प्रश्न है यह 65वां में पूछा गया है। उसी के आधार पर हम लोग आने वाला जो प्रश्न है उसका भी आकलन करते हुए चलेंगे। तो उस समय जो थे राकेश कुमार जो थे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर थे, वह 2011 पर पद पर संभाले थे। उसके बाद कौन आए, तो 2011 के बाद यानी राकेश कुमार के पद संभालने के बाद एपी शाही आए और एपी शाही को उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो मद्रास चले गए। और उनके बाद आते हैं संजय करोल जो वर्तमान में अभी तक बने हुए हैं। तो वो भी ध्यान में रखिएगा कि किस तरह से ये सीरीज रहा। तो ये अगर इनके उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाए तो आपको पता होगा इसकी स्थापना क्या हुई, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं जो अभी हैं संजय करोल हैं, जो 11 नवंबर 2019 को आए हुए हैं। उसके बाद जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुआ, अगर बात की जाए पटना उच्च न्यायालय के, तो सबसे पहले 1916 ईस्वी में वो थे सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पियर कर थे। तो नाम तो काफ़ी बड़ा है, चैम्पियर आप याद ध्यान में रखेंगे, लास्ट वाला डी। 27 में देखेंगे, वर्ष 2019 में आर.के. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था। देखिए थोड़ा धुंधला है लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी बोलते हुए चलेंगे। तो 2019 में जो आर.के. सिंह है, आपको पता होना चाहिए आर.के. सिंह का मतलब क्या हुआ, राजकुमार सिंह। दो ऐसे बिहार के मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्री पद पर हैं और वो उनका जो पहले का करियर रहा है वो भारतीय सिविल सेवा से जुड़े हुए रहे। कौन, आर.के. सिंह और आप देखेंगे आर.पी. सिंह। तो आर.के. सिंह और दोनों आर से ही स्टार्ट है, एक आर.के. सिंह है यानी राजकुमार सिंह और आर.पी. सिंह, ये इन्हीं के बेटी है लिपि सिंह जो काफ़ी चर्चा में भी हो रही है। तो आर.सी.पी. सिंह है। तो दूसरे जो आर.पी.सी.पी. सिंह है रामचंद्र प्रसाद सिंह, हालांकि वो राज्यसभा से हैं, उनको केंद्रीय मंत्री स्टील मंत्री बनाया गया। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है राज प्रताप सिंह से पूछ रहा, राजकुमार सिंह से पूछ रहा है, तो वह किस निर्वाचन क्षेत्र से थे, तो वह आरा के निर्वाचन क्षेत्र से। फिर आगे देखेंगे एक और इसी क्षेत्र से हैं, आरा से निर्वाचन क्षेत्र से राजकुमार सिंह, तो वही है राजकुमार सिंह जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आर.के. सिंह। तो इनके बारे में बात की जाए तो थोड़ा सा जान लेते हैं। आरा तो बिहार में ही पड़ता है। यह पहले जो है इनके भूत हमने देखा कि सिविल सेवा से रिलेटेड थे। 1975 बैच के बिहार के कैडेट भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य थे। उसके बाद क्या होता है कि 2017 में मोदी के मंत्रिमंडल में इनको क्या किया जाता है, ऊर्जा मंत्री बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए बाद में जब मंत्रिमंडल को चेंज किया जाता है तो उसमें इनको उन्नति दिया जाता है, यानी ऊर्जा मंत्री जो थे स्वतंत्र प्रभार के, उनके बाद इनको मंत्री कैबिनेट स्तर का बना दिया जाता है। कब, 7 जुलाई 2021 को जब इसका विस्तार किया जाता है। तो ये है राजकुमार शुक्ला का, तो हम लोगों ने जाना आरा से हैं। फिर आरसीपीसी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। आरसीपीसी जो रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं जो अभी केंद्रीय मंत्री ऊर्जा मंत्री के पद पर हैं। तो बिहार के केंद्रीय राजगृह मंत्री, देखिए सिर्फ बिहार के 6 से 7 ऐसे हैं जो क्या हैं, कैबिनेट स्तर में पहुंचे हुए हैं, यानी मंत्रिमंडल में। कैबिनेट तो नहीं बोल सकते हैं, कैबिनेट में तो यही दो आएंगे, मंत्रिमंडल में है बिहार के क्षेत्र। उसी में से कह रहा केंद्रीय राजगृह मंत्री। तो केंद्रीय राजगृह मंत्री कौन है, वह नित्यानंद राय। अब नित्यानंद राय कौन, ये भारतीय राजनेता और भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। कौन गृह मंत्री, तो राज्य गृह मंत्री हैं, कैबिनेट का नहीं। तो आपको पता होना चाहिए ना मंत्रिमंडल में कौन रहता है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभार होता है। जो कैबिनेट है वो अन्य मंत्रियों के सहयोग के लिए होते हैं। तो उसी तरह से ये क्या है, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं नित्यानंद सिन्हा। 2014 से 2019 तक आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, वो जयपुर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सांसद के रूप में चुने गए थे। हालांकि इनका करियर की बात की जाए तो 2000 से 2014 तक ये एमएलए के पद पर, यानी विधानसभा से ये लगातार हाजीपुर से चुने गए हैं। तो ये हैं कौन होंगे, नित्यानंद सिन्हा होगा जो हाल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर है। तो 3 चर्चा हम लोगों ने किया। पहला आर.के. सिंह, आर से हो गया राजकुमार, के से हो गया राजकुमार सिंह हो गया, और आर.सी.पी. सिंह, आर.सी.पी. का रामचंद्र, पी से हो गया प्रसाद सिंह। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री आर.सी.पी. सिंह, उन्हीं की बेटी लिपि सिंह हैं जो वह भी आईएएस के पद पर हैं। और उनकी जो बेटी हुई यानी उनके जो दामाद हुए सुभाष भगत, वह भी डीएम है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। चौकीदारी कर क्या होता है, अब वह समय होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वह 1930 ईस्वी से स्टार्ट होता है। और जो इसका स्टार्ट होता है वह दांडी यात्रा यानी 4 मार्च से स्टार्ट होता है।
4 मार्च नहीं, 12 मार्च से, है ना। 12 मार्च से दांडी मात्र स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल को आपको पता होगा कि 12 मार्च से 6 अप्रैल कहाँ पहुँचते हैं, वो दांडी पहुँचते हैं और नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह स्टार्ट होता है। नमक भंग आंदोलन यहाँ पर होता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए, इस सविनय भंग आंदोलन के स्टार्ट होने के बाद जब वो दांडी यात्रा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी को जब गिरफ्तार किया जाता है, इसके विरोध में पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी विरोध प्रदर्शन किया जाता है। बिहार के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी थे, वह विदेशी शराब और विदेश वस्त्रों को क्या करते हैं, दुकानों के सामने धरना का प्रस्ताव करते हैं और इसी क्रम में बिहार में चौकीदारी जो कर दिया जाता था वह देना बंद कर दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक असहयोग आंदोलन था, है ना। एक असहयोग आंदोलन के दरमियान में क्या हुआ था, वो एक असहयोग आंदोलन था, उसकी चर्चा हम लोग आ जाएगा ध्यान में, तो हम लोग कर लेंगे। 30 में देखिए, निम्न में से कौन सा बिहार के भू गर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। अब कह रहा है कि जो निम्न में से बिहार के जो भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम कौन सा क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी का धारवाड़ क्षेत्र ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है पठारी भाग है, सी में है बिहार का मैदान है और डी में है दक्षिण पश्चिमी का विंध्याचल शैल है। तो कह रहा है कि भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार का जो क्षेत्रीय भाग है जो उसको बांटा गया है, वह मुख्यतः जो बांटा गया है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जो हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। एक तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र, इस तरह से उसका भौगोलिक विस्तार है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम, तो सबसे नवीनतम अब हम लोग को जानते होंगे कि जो उत्तरी भाग है, पूरे भारत की बात की जाए, जो उत्तरी भाग है यानी कि मुख्यतः जो गंगा ब्रह्मपुत्र जितने भी ये नदियाँ, वहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, तो मैक्सिमम जो उत्तरी भारत का है जो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, क्योंकि वो क्या होता है, नदियों के द्वारा जो गाद होता है उसके साथ में वो आता है और वही जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। जो 2 तरह के होते हैं, खादड़ और बांगड़। खादड़ जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नए होते हैं उसको खादड़ कहते हैं, पुरानी होता है जो बांगड़ कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का थोड़ा कमी होता है, बाकी पोटास हो गया, ये सभी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो नवीनतम क्या हो जाएगा, नवीनतम वही क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पर क्या हो रहा था, नदी आ रहे थे, मुख्यतः जो नदियों का स्रोत था, क्योंकि नदी के द्वारा जो गाद लाए गए थे वही भूमि को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि उस गाद में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ये सभी होते हैं, तो वह स्वाभाविक सी बात है, वह हो जाएगा। वो अगर आप देखेंगे उत्तरी बिहार, तो उत्तरी बिहार तो सबसे प्रायोरिटी जाता है, तो बिहार के इतिहास में सबसे नवीनतम वह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार का बिहार का मैदान हो जाएगा। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि बिहार का मैदान है तो ऊपर में, तो बिहार का जो मैदान है वही 3 भागों में बटा हुआ है ना, टरसेरी चट्टान, विंध्याचल चट्टान, धारवाड़ चट्टान, तो ये 3 भागों में बिहार का मैदान बटा हुआ है ना। तो धारवाड़ चट्टान कौन हो गया, बांका मुंगेर हो गया, बांका मुंगेर जमुई वाला क्षेत्र हो गया। टरसरी क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी हो गया। विंध्याचल क्षेत्र इधर आ जाइए, रोहतास और कैमूर में हो जाएगा। तो ये था, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूगर्भीय इतिहास का सबसे नवीनतम हुआ हो जाएगा बिहार का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 31 में करा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए कि जो बिहार का जो है भौगोलिक अगर देखा जाए, इसको जो बांटा गया है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक तराई क्षेत्र, भांगर क्षेत्र और खादड़ क्षेत्र। तो भांगर क्या होता है, जो मिट्टियाँ हैं मुख्यतः जो अगर भारत की बात की जाए तो उत्तरी मैदान की जो नदियाँ हैं, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रों में जो पाई जाने वाली मृदा है, वह कौन सा, वह है जलोढ़ मृदा, क्योंकि ये भारत के लगभग 40% भाग में जलोढ़ मृदा ही पाए जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार उत्तरी मैदान नदी घाटियों में है पूरे भारत की। और उसमें से अगर बात की जाए, अगर पूरे भारत पर पूछ दिया जाए तो वह हो जाएगा क्या, उत्तरी मैदान जो मुख्यतः 40% भाग पर क्या है, इसका ढका हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। अब जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, अभी हम लोग चर्चा किए कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह क्या होता है, जो हिमालय से निकलती है, नदियाँ निकलती है, तो वो उसके निक्षेपों से जो मिट्टी बनती है, उस निक्षेप में क्या क्या आएगा, मतलब कहिए कि गाद आएगा, रेत आएगा, इन सभी का जो वो गाद आता है, तो उनसे वो निर्माण होता है, निक्षेप से बना हुआ होता है। निक्षेप का अर्थ ही होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर जो आता है, तो उस तरह से निक्षेपण से बना होता है। तो ये हम लोगों ने देखा। तो मुख्यतः जितने भी जो घाटियाँ, नदी घाटियाँ हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तरी मैदान का ही, अगर आप नीचे दक्षिणी भारत में आ जाइए तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी में भी जो डेल्टा है वह जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, लेकिन उत्तरी मैदान की तुलना में आपको थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, जलोढ़ मृदा उर्वरता से भरा हुआ होता है, जिसमें गहन कृषि की जाती है। तो आपको पता है, इसमें भी चर्चा की कि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो कम पाया जाता है, लेकिन पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया,
जैविक पदार्थ, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अब ये जो होता है जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बांगड़ और एक होते हैं खादड़। बांगड़ हो गया पुराना जलोढ़ मिट्टी, यानी जो पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, और खादड़ हो गया जो नए। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि बिहार का पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या हो जाएगा। अब आप देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी उत्तरी की दक्षिणी भारत में, आपको पता होगा कि जो उत्तरी बिहार है वह उत्तरी बिहार क्या होता है, ज़्यादातर बाढ़ की चपेट में होता है दक्षिणी बिहार की तुलना में। तो स्वाभाविक सी बात है दक्षिणी बिहार की तुलना में हो जाएगा, तो दक्षिणी बिहार हो जाएगा जिसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि उत्तरी मैदान में क्या आ रहा, बाढ़ आ रहा। उस बाढ़ में, बाढ़ किसके द्वारा, नदी के द्वारा, और यह नदी निक्षेपण के द्वारा अपने साथ गाद को लेकर आ रही है, जो क्या कर रही है, उस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए यहाँ कृषि भी बहुत उपजाऊ भी भूमि होता है। तो यह नीचे वाला क्षेत्र, तो नीचे वाला पटना गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त हो जाएगा। पटना तो फिर भी कहिए गया, हाँ पटना गया, ठीक है। देखिए पूर्णिया क्यों नहीं होगा, पूर्णिया उत्तरी भारत में आ रहा है इसलिए ये नहीं होगा, इसमें भी पूर्णिया उत्तरी भारत में आ रहा है। दरभंगा पूर्णिया तो दोनों उत्तरी भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट 32 में देखिए बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया, तो ध्यान में रखिए बिहार में जो बरौनी रिफाइनरी है वो 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से बनाया गया। तो क्या रूस के सहयोग से ये सिर्फ बरौनी बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो द्वितीय योजना आयोग था, जो मुख्यतः ये पीसी महालनोबिस पर आधारित था, जिसमें भारी उद्योगों कृषि पर बल दिया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था उसमें महत्वपूर्ण भारी उद्योगों का निर्माण होता है, जिसमें से हम लोग जाने थे कौन कौन हो गया, जैसे भिलाई हो गया। भिलाई कहाँ का है, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ का, जो रूस के सहयोग से हुआ था 1955 में। फिर राउरकेला उड़ीसा में हुआ था, जर्मनी की फर्म्स थी क्रूप्स एंड डिमोंग के द्वारा। फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर भी, तो ये सभी बना था उसमें द्वितीय में। तो उसी में से करा 1964 में क्या हो गया था, सोवियत संघ रूस के सहयोग से बरौनी रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था 1964 में ही। रूस के ही सहयोग से एक और बोकारो स्टील प्लांट का भी निर्माण हुआ था, जो 1972 में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है। तो बरौनी है जो कौन चला रहा है इसको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको चला रही है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। जो लागत आया था लगभग 50 करोड़ के आसपास लागत आया था बरौनी वाला बनाने में। नेक्स्ट देखिए बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला पूर्णिया में आयोजित होता है कहाँ, तो देखिए पूर्णिया में जो होता हुआ सोनपुर में होता है। सोनपुर का मेला बिहार में हर साल आयोजित होता है। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर दिसंबर में वही आता है, उसी दिन आयोजित होता है। यह बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा मेला के रूप में सोनपुर का मेला, जहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं, विदेशी भी आते हैं, इस समय आते हैं। तो इसे जो स्थानीय क्षेत्र में हरिहर क्षेत्र मेला भी के रूप में भी जाना जाता है, स्थानीय लोग इसको छतर मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 34 में बिहार दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई पद्धति कहलाता है। तो दक्षिण भारत में अभी देखिए दक्षिण बिहार में, तो ये एक तरह से ये हम आपको कोशिश कर रहे हैं बिहार का मैप बनाने में। इस तरह से इधर पश्चिमी चंपारण है, तो वही करा, यहाँ से गंगा नदी गुजर रही जो 12 जिलों से होकर गुजर रही। तो दक्षिण बिहार में, यानी नीचे वाला भाग, दक्षिण बिहार में परंपरागत जल सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है। तो दक्षिण भारत में कौन आ गया है, अभी हम लोग चर्चा किए कि दक्षिण भारत मुख्यतः पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें एक ऑप्शन था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र इसके लिए है, तो पटना और हम लोग गया को देखे थे। तो उन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो उसके बाद वही कह रहा है कि जो सिंचाई पद्धति को कहा, तो देखिए पाइन आहर है, आहर पैन को कहा जाता है ना। ये आहर जो है ये पैन को कहा जाता है, जिसमें क्या होता है पानी संग्रह करने की होती है, तालाब नुमा आकार की होता है, जिसको हम लोग आहर कहते हैं। किधर, दक्षिणी बिहार में। पैन किसको कहते हैं, पैन होता है नदी का बहुत मतलब कहिए जो नदी होता है उसमें तो बड़ा उसका होता है ना क्षेत्रफल भी, उसका चौड़ाई भी। तो ये संकरा भाग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कहिए कि टेढ़े मेढ़े नाले के समान होता है, उसको पैन कहते हैं। तो वही दक्षिण भारत में परंपरागत जल सिंचाई योजना को क्या कहते हैं, जो हो गया तालाब नुमा उसको आहर, और जो नाले नुमा टेढ़ा मेढ़ा वो पैन हो गया। तो अगर पूरे बिहार में बात की जाए संचित क्षेत्र की किस तरह से होता है, तो बिहार में 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर पर खेती की जाती है, जिसमें से हम लोग को पता होगा कि 63% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और इस सिंचाई की सुविधा में सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा 61% होता है, उसके बाद नहरों के द्वारा 27%, और सबसे कम तालाब एवं अन्य माध्यम से 11 पॉइंट समथिंग % की जाती है। और कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले से होकर, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी गंगा नदी में मिलती है, जिसके बारे में अभी हम किए थे। जो कोसी है, क्योंकि कोसी जो होता है बिहार का, कहने का मतलब कहिए कि एक बहुत बड़े हानि के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यही नदी है जो
एक तरह से बिहार के लिए काल होती है जो बाढ़ को लेकर आती है उत्तरी भारत में। तो नेक्स्ट देखते हैं, वही एक प्रश्न है कि कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है कोसी नदी? ऑप्शन में कुर्सेला में, वैशाली में, हाजीपुर में, जमालपुर में। तो देखिए कोसी नदी जो मिलती है वो कुर्सेला, ये कुर्सेला आपको कहाँ पड़ेगा, ये आपको पड़ जाएगा कटिहार में पड़ जाएगा कुर्सेला, यहीं पर आकर मिलेगी। फिर यहीं से कमला नदी भी कोसी में ही आकर मिल जाती है। तो इस तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो उत्तर से दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो ध्यान में रखना क्रम से। पहले महानदी है, उसके बाद कोसी है, उसके बाद कमला है, बागमती है, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक है, उसके बाद घाघरा। ये आपको उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली क्रम से नदियाँ हैं, दाहिने से बाएं की ओर। और कुछ वो नदियाँ हैं जो क्या होती है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, जिसमें से सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी। तो ये कुछ क्रम है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि और भी कौन नदियाँ, जैसे अभी हम लोग को जाना कोसी नदी कुर्सेला में जो है कहाँ आकर मिलती है। ये कुर्सेला कहाँ पड़ता है, ये कुर्सेला पड़ता है आपको कटिहार में पड़ता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बूढ़ी गंडक होती है, बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा नदी से आकर मिलती है। फिर गंडक पटना में आकर गंगा नदी से मिलती है। फिर घाघरा बलिया छपरा के बीच में आकर मिलती है, बलिया यूपी में हो गया, छपरा बिहार में हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में? तो आपको पता है, इसकी चर्चा पहले भी की है कि विक्रमशिला जो अभयारण्य है वह बिहार के भागलपुर में स्थापित है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि और बिहार में कौन कौन सा चीज़ है जिसको प्रश्न बन सकता है। जैसे 39वां रामसर साइड मुख्यतः आर्द्र भूमि होता है, जो प्राकृतिक रूप से पशु एवं पक्षियों का प्राकृतिक आवास होता है। तो रामसर साइड 39वां था, जो कहाँ खोजा गया था, यह खोजा गया था बेगूसराय के कांवर झील के पास में। यह भी हम लोगों ने जाना था। फिर यह भी जाना था कि जो अभी पूरे भारत में कितना रामसर साइड है, तो 49 रामसर साइड है। 49वां कहाँ था, 49वां था यूपी में था, और 48वां कहाँ था, वह गुजरात में था। यह भी हम लोगों ने जाना था। नेक्स्ट 37 में देखिए, बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 में वर्तमान कीमत पर 42 पे था। स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय का अनुमान क्या है? तो ये तो 2017-18 में पूछ रहा है कि 17-18 में जीएसडीपी का वर्तमान कीमत पर और स्थिर कीमत पर क्या था। तो वही कह रहा है कि स्थिर कीमत पर 11-12 में प्रति व्यक्ति आय कितना था। तो स्थिर कीमत पर 31,316 रुपया ये स्थिर कीमत पर था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय बात की जाए तो 2020-21 का किसके आधार पर, 2020-21 का जीएसडीपी के आधार पर वह है 50,555 रुपये, ये वर्तमान कीमत पर। अगर आप बात की जाए स्थिर कीमत 2011-12 की बात की जाए तो स्थिर कीमत पर 34,314 रुपया ये था स्थिर कीमत पर देखा जाए। और ये वर्तमान कीमत पर तो जीएसडीपी पर ही हो गया। फिर वर्तमान अब हम लोग देखेंगे ये जीएसडीपी, तो यहाँ पर तो प्रश्न जीएसडीपी ही पूछ रहा है ना। 17-18 का वर्तमान कीमत 42.42 इतना हज़ार रुपया। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि जीएसडीपी का वर्तमान जो प्रति व्यक्ति आय है वह जीएसडीपी पर कितना है, 50,555 रुपया। और बात की जाए स्थिर मूल्य पर 11-12 में तो वह 34,314 रुपया ये था रूट। और अगर ये जीएसडीपी पर, अगर एनएसडीपी पर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निवल सकल घरेलू उत्पाद, तो निवल पर बात की जाए तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद पर कितना हो जाएगा एनएसडीपी। देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना होगा है ना कि जीएसडीपी और एनएसडीपी में अंतर क्या है। जो जीडीपी होता है इसमें क्या होता है, एक घरेलू सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है वो होता है। और एनएसडीपी में क्या होता है, नेट होता है, यानी कि इसमें जो ये जीडीपी में क्या होता है कि जैसे जो जीडी के बाद भी एनएनपी निकलता है उसमें क्या होता है कि वो बाहर से जो इनकम होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है ना जीएसडीपी में, क्योंकि वो घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादन वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है वो निर्धारित होता है। और एनएसडीपी में हो गया, निवल सकल घरेलू उत्पाद में हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें ये थोड़ा कम हो जाता है जीडीपी से। अगर आप देखेंगे तो एनएनपी जो होगा या एनडीपी, तो एनएसडीपी वही है। तो एनएसडीपी है जो 46,292 रुपया है और ये वर्तमान कीमत पर और स्थिर कीमत पर 31,117 रुपया है। तो ध्यान में रखना है। इस ये तो हो गया। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखना। तो प्रति व्यक्ति तो हम लोगों ने प्रति व्यक्ति क्या देखा कि जीएसडीपी प्रति व्यक्ति वर्तमान कीमत पर कितना है, वह हम लोगों ने देखा 50,555 है। स्थिर कीमत एनएसडीपी पर प्रति व्यक्ति आय कितना था, वह 46,292 था, ये वर्तमान में था। अगर यही जीएसडीपी हम लोग देख लिए, क्या देखें स्थिर कीमत पर कितना था, यह 34,314 और एनएसडीपी पर स्थिर कीमत पर 31,000 इतना रुपया। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार का जीडीपी कितना। तो बिहार का जीएसडीपी कितना है, बिहार का जीएसडीपी बात की जाए 618.63 हज़ार करोड़, ये तो हो गया बिहार का वर्तमान कीमत पर। स्थिर कीमत पर कितना है, 419.68 करोड़। तो ये ध्यान में रखना। फिर बिहार का एनएसडीपी, अब बिहार का जीएसडीपी हो गया। अब एनएसडीपी देखेंगे बिहार का कितना हुआ, 556.47 हज़ार करोड़ ये है वर्तमान कीमत पर। और 379
555 करोड़ ये है NSDP स्थिर कीमत पर। तो स्थिर कीमत, वर्तमान कीमत क्या होता है, इसकी चर्चा पहले भी हम करते आ रहे हैं कि स्थिर मुख्यतः जो मूल्य का जो निर्धारण होता है दो तरीके से होता है, एक स्थिर कीमत पर और एक बाजार मूल्य पर। स्थिर कीमत में क्या होता है, उसमें मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई होता है उसको स्थिर रखा जाता है, और स्थिर कीमत से कोई भी देश का, कोई भी क्षेत्र का पता किया जाता है कि गरीबी पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो पता चल जाता है, क्योंकि उसमें जो मुद्रास्फीति स्थिर मान लिया जाता है। तो इसलिए स्थिर कीमत पर जब भी कोई चीज़ आप निकालेंगे तो उसका रेट कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि जो आधार वर्ष से वर्तमान कीमत पर जो मुद्रास्फीति होता है उसको क्या किया जाता है, उसको स्थिर मान लिया जाता है, और वही जो होता है वर्तमान कीमत पर उसमें मुद्रास्फीति को इंक्लूड किया जाता है, इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया जाता है, महंगाई को इंक्लूड किया जाता है, इसलिए वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए 38 में कह रहा है 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमत के आधार पर 2011-12 में 3 वर्ष में समृद्ध जिलों में से प्रति व्यक्ति आय के अनुसार एक पर रहा था। तो वह था, देखिए 2018-19 में तो वह बेगूसराय रहा था, लेकिन वर्तमान में 2021 में बात की जाए तो प्रति व्यक्ति अगर बात की जाए सबसे समृद्ध जिलों में तो वो पटना आता, पटना के बाद दूसरे स्थान पर बेगूसराय आता, और सबसे कम में कौन आता, सबसे कम में शिवहर आता 19,000, उसके बाद अररिया आता। तो दोनों ध्यान रखेंगे कि समृद्ध जिलों में सबसे ऊपर पर पटना है, सेकेंड में बेगूसराय है, और सबसे कम में शिवहर है, सेकेंड में अररिया है। नेक्स्ट 39 में देखेंगे बिहार में 17-18 की तुलना में 18-19 में राज्य अधिशेष लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। राज्य अधिशेष का मतलब क्या होता है, बकाया। तो ये देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बकाया होता है वह किस तरह से निकालते हैं। तो ये मुख्यतः हम लोग इसमें 3 क्रम आता है, एक होता है राजस्व घाटा, होता है राजकोषीय घाटा, एक प्राथमिक घाटा। तो आइए तीनों हम लोग जान लेते हैं कि राजस्व घाटा क्या है। लेकिन इसका जो प्रश्न पूछ रहा था क्या है, इसमें भी वही अधिशेष है, यानी बकाया क्या है राज्य का। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। राजकोषीय घाटा बिहार की बात की जाए तो 2021 में बात की जाए तो पहले राजस्व घाटा, राजस्व घाटा में क्या हो जाता है कि राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, तो ये हो जाएगा। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, यानी कि इससे पता चलता है, राजस्व घाटा से पता चलता है कि सरकार को ऋण ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कितना जो उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो ऋण ग्रहण पड़ेगा वो पता चलता है, यानी इससे ऋण ग्रहण और ब्याज दायित्वों का परिणाम होता है। वो कितना है, सिर्फ राजस्व घाटा की बात की जाए तो राजस्व घाटा 2020-21 में क्या है, 11,325 करोड़ रुपया है, ये 20-21 में है। तो 19-20 में क्या था, तो 19-20 में था 1789 करोड़ था, इतना बढ़ गया है ना। तो ये राजस्व घाटा। अब दूसरा में आते हैं राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा में कैसे होता है, तो राजकोषीय घाटा जो निकलता है कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, और ये प्राप्तियाँ कैसा, उधार को छोड़कर ये प्राप्तियाँ आता, इससे पता चलता है मुख्यतः जो राजकोषीय घाटा के पता चलता है कि वित्त का पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि उधार छोड़ा गया, और वही पता चल जाता है कि जो पूर्ति किया जाएगा राजस्व मतलब राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण किया जाएगा, वह किससे किया जाएगा, वह उन सभी स्रोतों से सरकार द्वारा ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है, यानी कि वित्तीय पक्ष में किससे ग्रहण होगा। तो राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा 20-21 में बात की जाए तो 29,827 करोड़ है या 20-21 का, और 19-20 का बात की जाए तो 14,725 करोड़ है। तो क्लियर होगा राजकोषीय घाटा। एक बार फिर से समझा देते हैं कि कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर। मुख्यतः राजकोषीय घाटा का जो वित्त पोषण होता है ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाता है, और इससे पता चलता है सरकार को कि किस किस क्षेत्र से सरकार को ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकता होगी, यानी उसका वो पता चलता है। और फिर एक होता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, इसमें राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इसमें पता चल जाता है कि आप कितना कर्ज लिया हुआ है सरकार बिना ब्याज का, तो वो पता चलता है। क्योंकि राजकोषीय घाटा में तो हम लोगों ने देखा ही कि इसमें क्या कहता है, उधार को सम्मिलित नहीं किया था, तो उधार वाला पता चल जाता है कि इतना क्या है, इतना उसको क्या करना पड़ेगा, सभी स्रोतों से सरकार को ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है कि इस स्रोत से इतना ऋण ग्रहण करेगा तभी होगा। तो ये होता है, इसमें ब्याज घटा देते हैं तो इसमें सिर्फ पता चलता है कि ब्याज की मतलब उधार ली गई राशि कितना है। तो प्राथमिक घाटा है, प्राथमिक घाटा कितना है 20-21 में, तो वह है 17,343 करोड़ है, और 19-20 में है 3,733 करोड़ है। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 39 के बाद अब हम लोग 40 में आते हैं। 40 में करा बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन कितना था। तो बिहार में मोटे अनाज की कुल उत्पादन की बात की जाए 17-18 में, तो देखिए कुल उत्पादन था 3.15
लाख टन और 6% वही कर रहा है कितना बीच कितना वृद्धि हुआ। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए, देखिए मोटा अनाज का क्या योगदान है। अभी अगर तत्काल की बात की जाए तो जिस तरह से हम लोगों के थाली से मोटा अनाज दूर हो गया, मोटा अनाज में ज्वार बाजरा रागी जिसको मड़ुआ कहते हैं बहुत, लेकिन वर्ल्ड इस पर क्या करा, पूरे विश्व इसके ओर आकर्षित हो रहा है, मुख्यतः क्योंकि इसमें पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाता है, अत्यधिक पाया जाता है। तो अब धीरे धीरे सरकार इस पर जोर दे रही है कि मोटे अनाज का भी उत्पादन किया जाए। तो वही कह रहा, मोटे अनाज का उत्पादन में 2020-21 की बात की जाए तो 3.55 लाख, जहाँ पर 3.15 था, लेकिन 2020-21 में 3.55 लाख टन हुआ और वृद्धि दर 4.7 रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। चावल की भी बात की है, चावल का भी तो हो ही रहा है, चावल का 9.6% वृद्धि दर है। मक्का का सिर्फ अगर बात की जाए तो 5%, गेहूँ का 1.3%, ये वृद्धि दर बता रहे हैं। हालांकि उत्पादन में सबसे ज़्यादा गेहूँ का है। नेक्स्ट देखिए 41 में, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना था, तो 8.17 लाख था। हालांकि इसको बात किया जा रहा है कि 2022 तक क्या करना है, 10 लाख करने की बात चल रही है। नेक्स्ट 42 में देखिएगा किसान, देखिए जीविका क्या है, जीविका का एक उद्देश्य होता है गरीबी चिन्हित करना, मुख्य उद्देश्य होता है नहीं, गरीबी उन्मूलन के लिए महिला सशक्तिकरण तथा गरीबी रेखा की पहचान इसी जीविका के माध्यम किया था। और उस महिला सशक्तिकरण को, उसमें महिलाओं के एक समूह को जोड़कर व्यवसाय के लिए अग्रसर करते। किसान क्या करे, किसने लिखी थी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, स्वामी सहजानंद। अब ये स्वामी सहजानंद की क्या भूमिका है, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए स्वामी सहजानंद है जो हम लोगों ने देखा था किस तरह से 1929 ईस्वी में इनके द्वारा क्या किया जाता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। गठन क्यों किया जाता है, क्योंकि किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतें को इकट्ठा करने के लिए यह गठित किया जाता है। और इसकी गतिविधियां जैसे ही किसानों पर जो हमला होने के लिए शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए जो गठित किया जाता है, इसकी गतिविधि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यानी पूरे भारतवर्ष में किसानों की गतिविधि स्टार्ट हो जाती, आरंभ हो जाती। फिर धीरे धीरे किसान आंदोलन भारत के बाकी हिस्सों में भी तेज़ी से फैल जाता है। उसके बाद फिर 1934 ईस्वी में क्या होता है, इनको कांग्रेस के साथ अस्थायी तौर पर काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर वही होता है, फिर आपको देखेंगे अब बाद में देखेंगे 1935 में देखेंगे किसान नेता एन जी रंगा, फिर दक्षिण भारतीय फेडरेशन ऑफ किसान के EMS नींबू द्रिपाद और जो होते हैं सचिव होते हैं उनका सहयोग मिलता है। फिर कृषि श्रम का, ये सभी क्या होते हैं, सहयोग मिलने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा गठन का सुझाव देते हैं। फिर वही क्या होता है, 11 अप्रैल 1936 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, किसका स्थापना होता है, किसका होता है, भारतीय किसान सभा का। तो ये तो था किसान, तो इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा जाता है किसान क्या करे। हालांकि ये सब जो ऑप्शन में इन सभी, कार्यानंद शर्मा भी किसान नेता रहे हैं। तो कार्यानंद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि आगे इसका प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए कार्यानंद की बात की जाए तो ये क्या थे, एक मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, मुंगेर के सहुर गांव में हुआ था। किसान मजदूर की आवाज़ के रूप में कार्यानंद को भी जाना जाता। हालांकि तो स्वामी सहजानंद है ही हैं, लेकिन अगर किसान से देखा जाए तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें, है ना, क्योंकि किसान तीनों के लिए बाबा रामचंद्र क्या कहते हैं, याद करिए बाबा रामचंद्र जो उत्तर प्रदेश किसान सभा 1917-18 में बना था। तो बाबा रामचंद्र के ही नेतृत्व में ना अवध किसान सभा 17 अक्टूबर 1920 को पारित हुआ था। फिर वही अवध किसान सभा का जो मुख्य नज़र रहता है जमींदार पर, तहसीलदार पर, फिर उसी के विरोध में ना वहाँ के जो एका में जो मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, वह कि जमींदारों को क्या करते हैं, जो अत्यधिक बढ़ा हुआ कर था 50% उसको देने के लिए मना करते हैं। तो एक आंदोलन होता है। फिर वही एक आंदोलन से क्या होता है, फिर एका आयोग गठित होता है। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आपको बेसिक पता हो तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो इसमें किसान क्या करे, तो ये स्वामी सहजानंद के द्वारा लिखा है। कार्यानंद की मुख्य भूमिका जो हम लोग देखें, किसान मजदूर की आवाज़ थे, जो मुंगेर के सहूर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में बात की जाती है 1927 में जमींदारी जो मनमानी जबरन वसूली के खिलाफ इन्होंने चारण के काश्तकारों का संघर्ष को आयोजन किया था। 1937-38 में बरैया बाकाट आंदोलन में भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो बरैया आंदोलन किए थे मुख्य रूप से किसानों के लिए। बोला जाता है कि अंग्रेज़ों के समय में ये 14 वर्ष तक क्या कर रहे थे, जेल में रहे थे और बहुत सारे लाठियाँ खाई थी। फिर 1951 ईस्वी में सूर्यगढ़ से विधायक भी चुने जाते हैं कार्यानंद शर्मा। हालांकि कहा जाता है इनके बारे में, जब ये असहयोग आंदोलन था उनमें भाग लेने के लिए ये अपने आप को शिक्षित करते हैं। 1920 ईस्वी में मैट्रिक में पास कर वह असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी के साथ उसमें वो प्रवेश करते हैं। तो ये था बाबा रामचंद्र का। तो कहानी समझ नहीं है, तो किसान क्या करे, यह स्वामी सहजानंद के द्वारा लिखा गया। मदरलैंड किसने प्रकाशित किया, ये पत्रिका के क्षेत्र से। अगर पत्रिका की बात आती है तो याद करिए 1875 ईस्वी में क्या होता है। 1875 ईस्वी में सबसे पहले द हेराल्ड अंग्रेजी अखबार की स्थापना होती है। फिर उस अंग्रेजी अखबार के आप देख रहे हैं 19वीं शताब्दी में मदरलैंड होता है, और हिंदू ये कौन सा टाइम्स होता है, मदरलैंड कहिए, और ये हिंदुस्तान टाइम्स होता है ना, इन दोनों का अहम भूमिका रहता है।
हिंदुस्तान टाइम्स की बिहार टाइम्स है ना, बिहार टाइम्स, ये दोनों का तो काफ़ी बुलबुला रहता है। द बिहारी और बिहार टाइम्स के बारे में कहा जाता है कि यह बिहार को पृथक करने में मतलब उनकी काफ़ी भूमिका रहती है, पृथक अंग बनाने में। किसका? बिहार टाइम्स का। अब बिहार टाइम्स का क्या था, कहानी थोड़ा समझिए। बिहार टाइम्स, जो बिहार टाइम्स होता है तो उसकी पहले वो जो उसका प्रकाशन कब होता है, बिहार टाइम्स का 1903 ईस्वी में होता है। उसके बाद 1903 ईस्वी के बाद उसका प्रकाशन बिहार टाइम्स के रूप में जाना जाता था। 1906 ईस्वी में इसका भागलपुर से स्टार्ट कर दिया जाता है, और भागलपुर में एक न्यूज होता है बिहारी, उसको उसी के साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है। किसको? ये जो हम लोग देख रहे थे ये बिहार टाइम्स को। फिर वह बिहार टाइम्स द बिहारी के नाम से जाना जाने लगता है जब वह बिहार न्यूज के साथ में इंक्लूड हो जाता है। फिर 1917 ईस्वी से ही इसका दैनिक प्रकाशन होने लगता है, फिर उसी में वो बंद हो जाता है। ये तो था। उसके बाद क्या होता है, अब ये देखिए, अब उसके बाद द सर्च लाइट का स्टार्ट होता है। अब सर्च लाइट का जो स्टार्ट होता है तो उसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो सर्च लाइट के संपादक होते हैं वो कौन होते हैं। तो उस द सर्च लाइट का जो मतलब वही जो बंद होता है ना, ये द बिहार दैनिक अखबार बंद होता है, उसी की जगह पे द सर्च लाइट स्टार्ट होता है। उसके संपादक सर सैयद हुसैन होते हैं। अब सर सैयद हुसैन होते हैं, लेकिन प्रश्न में कभी कभी सर सैयद हुसैन ना दे के मुरली मोहन प्रसाद दे देगा कि बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के। तो वो क्या थे, मुरली मनोहर संपादक सर सैयद हुसैन के बाद वो संपादिकता को अपने हाथ में लिए थे, क्योंकि बोला था सर सैयद खां असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर ये भूमिका लिए थे, लोगों को जागरूक करने में सर सैयद अहमद खां। उसके बाद नेतृत्व मुरली मनोहर संभालते हैं। तो इस तरह से फिर क्या चलता है, ये 1930 ईस्वी तक चलता है। 1985 ईस्वी में 1930 ईस्वी तक ये चलता है। 1930 से सर्च लाइट का दैनिक पर पब्लिकेशन होने लगता है। 1985 में यह भी बंद हो जाता है। फिर आगे देखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स चलेगा। तो ये था। उसके बाद अब होता है सर्च लाइट। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसी असहयोग आंदोलन के दौरान में पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ होता है। वही सरकार की कड़ी आलोचना करता है, जिसके कारण इस पर कई बार बैन भी लगता है। 1924 में बिहार में पहले जो भारतीय सीएम होते हैं, कौन? मोहम्मद यूनिस, उस समय 1920 में द पटना टाइम्स का भी प्रकाशन शुरू करते हैं। तो ये था मदरलैंड, जो हम लोगों ने देखा कि प्रकाशन आरंभ होता है, कड़ी आलोचना के बाद उस पर क्या होता है, अनेक बार मुकदमे भी चलाए जाते हैं। तो वो किन के द्वारा, मजहूल हक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है ये जो प्रकाशन है 1924 ईस्वी में। 1924 से पहले ही कहिए, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन के दरमियान में हो रहा है ना। तो असहयोग आंदोलन तो 1920 ईस्वी में ही स्टार्ट हो गया था। तो मजरूल हक के बारे में जानते हैं थोड़ा। मजरूल हक क्या थे? वह बहपूरा गांव के मनेर से थे। 1888 ईस्वी में ये इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए थे। ये अच्छे खासे जानकार पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वही वहाँ पर इंग्लैंड में ही अंजुमन इस्लामिया का भी गठन करते हैं। 1891 ईस्वी में वो स्वदेश लौटते हैं। वही कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फिर पटना से वो द मदरलैंड की शुरुआत करते हैं, ये पत्र का लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर आगे में मदरलैंड को भी आर्थिक कारण के कारण बंद हो जाता है। उसके बाद फिर 1921 ईस्वी में वही 1924 में इधर देखिए क्या हुए थे। ये जो होते हैं मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में द पटना टाइम्स से स्टार्ट किया जाता है, जो 1944 ईस्वी तक चलता है, भी बंद हो जाता है। फिर 1986 ईस्वी में, 1986 से पहले 1931 में दरभंगा में महाराज कामेश्वर के नेतृत्व में द इंडियन नेशन की स्थापना किया। तो वह भी 1986 में फिर परिवर्तन होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया कहलाने लगता है। 1974 में पटना में इसका प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना 2 वर्ष पूर्व खत्म हुई थी। किसके बारे में? टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे हैं, जो मई 1986 ईस्वी से पब्लिकेशन इसका स्टार्ट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 2-3 अखबार इंपॉर्टेंट है, द हेराल्ड हो गया, सर्च लाइट हो गया, उसके बाद मदरलैंड हो गया। तो तीनों के बारे में हम लोगों ने जाना। हेराल्ड की बात की जाए तो हेराल्ड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि जो पहला अंग्रेजी अखबार था उसकी स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा में किया जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सर्च लाइट के बारे में भी जाना। सर्च लाइट को स्थापना सर सैयद हुसैन खां में जाती है। उसके बाद मुरली मोहन जानते हैं। फिर किस तरह से मदरलैंड होता है, जो मजरूल हक के, वही मजरूल हक जो इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। फिर मदरलैंड असहयोग आंदोलन के दौरान स्टार्ट में करते हैं। एक पुरानी, एक सबसे हिंदी अखबार की बात भारत में, तो वह सर्च लाइट से पहले 1974 ईस्वी में स्टार्ट किया जाता है। उसका नाम रहता है बिहार बंधु रहता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पटना युवक संघ की बात की जाए तो पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण के द्वारा किया जाता है। कब किया था? 1927 ईस्वी में। वही मनीन्द्र नारायण है जिसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी में एक व्यक्ति होते हैं, कौन होते हैं, जो स्थापना 1931 ईस्वी में करते हैं। ये देखिए, ये नाम भूल गए। हाँ, फूलन प्रसाद शर्मा। इसमें भी फूलन प्रसाद शर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रिजेंद्र प्रसाद आदि भी शामिल होते हैं। लेकिन इनकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? वह मनीन्द्र नारायण सेन को जाता है। पटना युवक संघ की स्थापना का श्रेय।
फिर आप देखेंगे कि जो इसमें हम लोगों ने देखा कि कृष्ण वल्लभ और फूलन प्रसाद और ब्रिजनंदन प्रसाद भी आदि भी शामिल होते हैं। कृष्ण वल्लभ शायद 1936 में बिहार विधानसभा में चुने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति। देखिए जैन संगीति दो हुआ था। एक जैन संगीति होता है स्थूलभद्र के नेतृत्व में होता है, वह कब होता है 300 ईसा पूर्व के क्षेत्र में होता है। तो द्वितीय जो होता है वह होता है प्रथम तो हो गया पाटलिपुत्रा में बुलाई जाती है, और द्वितीय जो होता है द्वितीय बुलाया जाता है ये गुजरात में, हाँ बल्लभी के गुजरात में बुलाया जाता है, जिसको क्षमा श्रवण इनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है। तो इस तरह से बहुत संगीत है। तो कहा प्रथम इसलिए क्योंकि ये बिहार में बुलाई गई थी, बिहार के पाटलिपुत्र में स्थायी किए थे, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। द्वितीय का कौन किए थे? वही क्षमा श्रवण किए थे। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस शासक ने राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? तो बिहार के किस शासक ने अपनी राजधानी, देखिए ऑप्शन में अगर आप अशोक को भी देखेंगे तो अभी पाटलिपुत्र में था, अभी चंद्रगुप्त मौर्य भी रखे हुए था, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो उदयन था जो अपने पिता अजातशत्रु को मारकर क्या किया था? मगध की राजधानी को ट्रांसफर कर पाटलिपुत्र किया था। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उदयन 461 ईसा पूर्व में मतलब पिता को ही मार करके वो रथगद्दी पर बैठता है, फिर वो स्थानांतरित करता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। और इसी के संबंध में अजातशत्रु की जैसी चर्चा आ जाती है तो कौन आ जाता है? याद आ जाता है कि 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति यही अजातशत्रु के नेतृत्व में महाकश्यप जिसकी अध्यक्षता करते हैं होता है। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति भी होता है, जो पहला तो राजगिरी में, दूसरा वैशाली में होता है, क्योंकि राजगिरी और वैशाली दोनों बिहार में ही पड़ता है। यह होता है कालाशोक के समय में होता है, जिसको कौन करते हैं? सावाकामी करते हैं। और तीसरा तो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होता है। नहीं, 3 बौद्ध संगीतियाँ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के क्षेत्र में होती है ना। चौथा तो कुंडल वन में हो जाता है मोगलीपुत्र इसके। नेक्स्ट देखिए 47 में करा 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? इसकी चर्चा हम लोग पहले कितनी बार कर चुके हैं कि आइए फिर से समझते हैं। 1922 ईस्वी में क्या होता है? गया में अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता CR दास करते हैं। और इसी अधिवेशन में विधान परिषद में प्रवेश ना करने का प्रस्ताव पास होता है, जिसका विरोध करते हैं CR दास। हालांकि CR दास का विरोध को अंदर मनमुटाव वो चल रहा था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था चौरी चौरा कांड के बाद, जो 4 फरवरी 1922 को होता है, उसके बाद वो अचानक बंद कर देते हैं। इसके लेकर बहुत सारे जो नेता होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं इसको लेकर। तो वो भी मन में था ही था, लेकिन यहाँ पर भी ये घटना हो गया। तो CR दास चाहते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे कि विधानसभा में घुसकर अंग्रेजों का विरोध करें, इनका ये मानना था। इसके कारण ये विरोध करते हैं, और वही उसके अधिवेशन के बाद जब पास हो जाता है तो ये हटकर क्या करते हैं कि वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और ये होते हैं। तो वही CR दास अध्यक्षता करते हैं, सचिव होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो आप फिर देखेंगे गांधी में जो बिहार के साइड में बिहार स्वराज पार्टी का जो नेतृत्व गठन कौन करेंगे? तो वह श्री कृष्ण सिंह करेंगे। तो ये भी प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट देखिए 48 में करा बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने नील उगाने वाले का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे डॉक्टर क्या कहिएगा, राजकुमार शुक्ला। यही राजकुमार शुक्ला थे, चलिए एक चर्चा करते रहे। यही राजकुमार शुक्ला थे जिनसे गांधी जी काफ़ी इरिटेट हो गए थे, जिसको कहिए कि गांधी जी चाह रहे थे किसी तरह मेरा पीछा छोड़े। तो ये राजकुमार शुक्ला जी कहाँ जाते हैं? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जाते हैं, और वहाँ पर जो नील की खेती यानी जो की जा रही थी किसानों पर जो ज़बरदस्ती किया जा रहा था नील उगाने वाले पर, किसानों पर, उसकी व्यथा को वहाँ रखते हैं। उसके बाद एक वहाँ पर पास करता है, कौन पास करता है, एक तरह का मतलब कमेटी वहाँ कांग्रेस पास करता है। लेकिन उसके बाद गांधी जी को ब्रजकिशोर कह देते हैं, मतलब हिंट कर देते हैं कि गांधी जी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जो गांधी जी का पीछा पकड़ते हैं राजकुमार शुक्ला, वो अहमदाबाद, गुजरात, मतलब जहाँ जहाँ जाते हैं वो उनके गांधी जी को कहना पड़ता है कृपया आप मुझे पीछा छोड़ दें, है ना। तो मतलब इतना वो मतलब गांधी जी से बार बार कह रहे थे कि कब आ रहे हैं, उनका कहना था कि कब आ रहे हैं। तो गांधी जी तो शुरुआती में तो बोल दें कि अच्छा ठीक है, समय मिलेगा तो हम देखेंगे, लेकिन लास्ट में अंततः उनको कहना पड़ा कि जब हम कोलकाता आएंगे तो कोलकाता होने के बाद हम वहाँ शामिल हो जाएंगे। और कोलकाता जब जाते हैं तो उससे 2-3 दिन पहले राजकुमार शुक्ला वहाँ पहुँचे रहते हैं। वही ट्रेन पर जब आते हैं तब उनको पता चलता है गांधी जी वहाँ पर, जब सत्य का प्रयोग जब पढ़ेंगे ना गांधी जी का, उसमें लिखे हैं वो 5वें भाग के 12वें अध्याय में वो लिखे हैं। गांधी जी लिखते हैं कि हमें रास्ते में आभास हो गया था कि ये जनाब बड़े सरल इंसान के हैं। मतलब शुरू में तो इनको लग रहा था जिद्दी है, क्योंकि वहाँ कलकत्ता अधिवेशन से गांधी जी जाते हैं अहमदाबाद, वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ते। फिर कुछ समय एक जगह और उनको जाना रहता है, वहीं मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र, वहाँ भी पीछा वहाँ चले जाते हैं। यानी जितने जगह गांधी जी जा रहे थे वो पीछा उनका छोड़ ही नहीं रहे थे। तो अंततः उनको हार कर कहना पड़ा कि जब हम कलकत्ता आएंगे तो उसी दरमियान हम वहाँ हो लेंगे। तो वही कलकत्ता में जाते हैं, फिर कलकत्ता से पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर होते हुए मोतीलाल नेहरू, यहीं पर पहली बार उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और फिर एक बड़े राष्ट्रपति के रूप में उभर कर आते हैं। तो ये कहानी है, काफ़ी अच्छा है।
तो राजकुमार शुक्ला होंगे और वो ब्रजकिशोर के नेतृत्व में वो रखते हैं। ब्रजकिशोर वही 1916 ईस्वी में उसको रखते हैं। ब्रजकिशोर काफ़ी बड़े वकील, जयप्रकाश नारायण के ससुर। नेक्स्ट देखिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन 1920 की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की बात आ जाती है तो जिसको टाटा आयरन्स एंड स्टील कंपनी में हुई पहली हड़ताल के दौरान 1920 में हुआ था टाटा आयरन में, उसका जो नेतृत्व करते हैं बैरिस्टर होते हैं, वह सुरेंद्र नाथ हल्दर होते हैं। यही सुरेंद्रनाथ हल्दर के नेतृत्व में क्या किया जाता है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। उसके बाद इस संगठन की तो स्थापना हो जाती है। फिर 1937 ईस्वी में क्या होता है, प्रोफेसर जो अब्दुल बोरी होते हैं, वो इस संगठन का नाम बदलकर, जो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन था उसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं, वह टाटा वर्कर्स यूनियन कर देते हैं। तो ये कहानी इसका है। नेक्स्ट 50 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 27वें अधिवेशन ये बांकीपुर में होता है, जो पटना में है। इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर कहते हैं। RN मधोलकर के द्वारा किया था। ये मधोलकर वही है जो एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि एल्फिंस्टन कॉलेज का जैसे ही नाम आता तो उससे बहुत बड़े बड़े नेता पढ़कर निकले हुए एल्फिंस्टन कॉलेज से, है ना। आप देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक देखिए, फिर दादा भाई नौरोजी देखिए। तो ये सभी ये तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार से रिलेटेड जो प्रश्न था उसका हम लोगों ने हल देखा। अब हम लोग किसी अगले अध्याय में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।